हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आप कैसे हैं और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट टू अस। मुझे मालूम नहीं है कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं, लेकिन अगर नहीं कर रहे हैं ये भाई हाथ जोड़ के विनती है आपसे, है ना? योर टीचर, योर गाइड, डॉक्टर विकास कुमार, योर फ्रेंड, जो मर्जी कहिए, राइट? ऑन बिहाफ ऑफ चेतन भारत लर्निंग हर बार मैं आपको वेलकम करता हूं। आज वेलकम भी समझ लीजिए हो गया, लेकिन आज हाथ जोड़ के विनती भी कर रहा हूं, यार एक्सरसाइज शुरू कर दो, प्रैक्टिस प्लीज शुरू कर दीजिए। क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भाई हमारी जो मेहनत है ना, उसका भी रिजल्ट नहीं आने वाला, और जो हमारी एबिलिटी है, जो हम आपको अदरवाइज इंप्रूव कर सकते हैं, हम उसमें भी पिछड़ जाएंगे, है ना? क्योंकि ये टीम एफर्ट है, हम मिलके ही ये काम कर सकते हैं। यार पेपर क्लियर करना है तो ना एक बार तबीयत से तैयारी करो, प्रैक्टिस करो, और फिर उसके बाद जो मर्जी करते रहना, ठीक है? चलिए, कंसिडरिंग द फैक्ट कि आप एक ही पेपर नहीं दोगे, आप बहुत सारे पेपर्स दे सकते हो, आज वी हैव ब्रॉट अ टॉपिक फॉर यू, अ टॉपिक व्हिच इज included in various exams, which is very important from the point of view of certain different competitive exams, and which is believed to be one of the most difficult areas. मैं बात कर रहा हूं सेंटेंस रीअरेंजमेंट की, जो कई पेपर में आता है यार, कई अलग अलग तरीके के पेपर में आता है, और जहां भी आता है ये ना उन टॉपिक्स में से एक माना जाता है जो एक्चुअली लोगों को परेशान करते हैं। इतना आसान होता नहीं है, कुछ बेसिक्स हैं वो हम करेंगे तो फटाफट आप ये सॉल्व करना शुरू कर देंगे। मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं आपको, हमने बेसिक्स इसके किए हुए हैं, जिन लोगों ने हमसे पढ़ा है दे नो एवरीथिंग, है ना? आपको वो बेसिक्स अप्लाई करने का आज अच्छा मौका मिला है, अप्लाई करना और साथ साथ आंसर हमें बताते रहिए प्लीज। चलिए लेट्स बिगिन द फर्स्ट वन। चलिए, अब होता क्या है सबको मालूम है यार, सेंटेंस रीअरेंजमेंट का मतलब होता है इस तरह से जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, 5-6 सेंटेंसेस होंगे जिनको आपने करेक्ट ऑर्डर में फिट करना है। शुरू करते हैं जी। पहला, एस्ट्यूटनेस एंड इंजेन्युइटी आर डिसिमिलर। क्या होते हैं एस्ट्यूटनेस या इंजेन्युइटी? एस्ट्यूटनेस होता है किसी चीज में कैपेबल होना, बहुत करेक्ट होना, अच्छे से आना कोई चीज, ठीक है? इंजेन्युइटी होता है ओरिजिनल होना, ओरिजिनलिटी एक्चुअली, इंजेन्युइटी। तो वो पहले सेंटेंस में कह रहे हैं कि ये डिसिमिलर है, ठीक है? सेकंड सेंटेंस इज कैपिटलाइजिंग ऑन दैट। तो हम सबसे पहले तो ये देखिए, जो आपके सामने 5-6 सेंटेंसेस पड़े ना यार, आपने ओपनिंग सेंटेंस ढूंढना है कि ओपन कौन सा सेंटेंस करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही चीज है। अब ओपन कौन सा सेंटेंस करेगा वो ढूंढने के लिए हमें देखना है वो सेंटेंस जो कि बहुत जेनेरिक हो। देखिए, डी में अदर वर्ड्स है, वो तो नहीं आ सकता। सी में वन सब्सटेंशियन ऑफ दिस फिनोमिनन, वो भी नहीं आ सकता। कौन सा दिस फिनोमिनन, वो भी नहीं आ सकता, ठीक है? ई क्या कहता है? हाउएवर, हालांकि, हालांकि से पहले कुछ होना चाहिए, ई भी ओपन नहीं करेगा। एफ में दे है, दे में रिकॉग्नाइज कौन, तो पहला जो सेंटेंस होगा वो आपका ए होगा, ठीक है जी? चलो, अब ये डिसिमिलर है, क्लियर हो गया? अब आप सी को देखें, ए और सी का पेयर है। अब उसका कारण क्या है? सी में ना क्या बात हो रही है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। दिस इज सी, हाँ ये रहा, और इसमें जो बात हो रही है ना वो है, ये देखिए, ऑलराइट। सो थोड़ा ऊपर मेरे को अंडरलाइन करना पड़ेगा, जस्ट गिव मी अ मिनट। ये देखो, क्रिएटिविटी की बात हो गई, ठीक है? क्रिएटिविटी के साथ आपको मैटर हो गया सब्सटैंशिएशन ऑफ दिस फिनोमिनन। अब ये दिस आपको ये दिखाई दे रहा है, ये दिस फिनोमिनन, विच फिनोमिनन, जो ए में है, तो ये डिसिमिलर है, और इसका एक सब्सटैंशिएशन ऑफ दिस फिनोमिनन क्या है कि बहुत ब्राइट पीपल होते हैं, जो इंटेलिजेंट पीपल होते हैं, अक्सर वो क्रिएटिव नहीं होते हैं। ए और सी का पेयर है। अब सी के आगे, हाउएवर, ई को देखते हैं भाई। इट इज वेरी सैड कि दीज रेप्लिकेट्स, रेप्लिकेट्स कौन होते हैं यार? जो कॉपी करते हैं, ओरिजिनल नहीं होते, ठीक है? एफ को अगर हम देखें, दे मे रिकॉग्नाइज थिंग्स क्विकली, ओके। अब डी, इन अदर वर्ड्स, दे मे कंसिडर एम्यूलेटिंग अ प्रोसेस, वेरी सिंपल। डी और सी का पेयर है, मतलब सी और डी का। सी में क्या कहा है कि जो
ब्राइट पीपल होते हैं, बड़े क्रिएटिव नहीं होते हैं। इन अदर वर्ड्स, यही लोग कंसिडर करते हैं एम्यूलेट अ प्रोसेस। एम्यूलेट करना क्या होता है यार? कॉपी करना, या जैसे आपने किया है वैसे ही कोई कर दे। एम्यूलेट करना उनको सिंपल लगता है क्योंकि वो क्रिएटिव नहीं होते, लेकिन क्रिएट करना उनको डिफिकल्ट लगता है। तो सी और डी में सेम ही बात हो रही है ऑलमोस्ट। डी जो है सी को सपोर्ट करेगा। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात। ए सी डी का सेट हो गया, बिल्कुल साफ। चलिए अब डी के बाद देखते हैं। डी के बाद आप बात कर सकते हैं ई की। हाउ एवर ये बड़ा सैड है कि ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस में ये रेप्लिकेट्स जो हैं उनको हाई माना जाता है। एफ है, दे में रिकग्नाइज थिंग्स क्विकली बट आर प्रिकेरियस। प्रिकेरियस मतलब अनसर्टन। इफ एनीथिंग न्यू इज टू बी क्रिएटेड, दिस एंश्योर्स दैट इन द लॉन्ग टर्म द एडवांटेज लाइज विद द क्रिएटर्स। ओके, और बी है कैपिटलाइजिंग ऑन दैट दे अचीव अ लॉट। अब कैपिटलाइजिंग ऑन व्हाट? ये जो ई है और बी है, राइट, इनका पेयर लग रहा है। ई सेज के बड़ी सैड बात है कि ओरिजिनेटर्स के ऊपर इनको ट्रीट किया जाता है, ठीक है, और बी कहता है कि इसी पर कैपिटलाइज करके ये बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं। एफ इनसे पहले आएगा, डी के बाद एफ, फिर ई और बी का पेयर। अब डी के बाद एफ क्यों आया? डी के बाद एफ इसलिए आया, वो जो दे है ना, वो देखिए दे में रिकग्नाइज, वो दे किसके लिए है? जो ऊपर चल रहा है, जो एक्सीडिंगली ब्राइट पीपल हैं, वही दे हैं। दे में रिकग्नाइज थिंग्स क्विकली, लेकिन फंस जाते हैं जब क्रिएट करना होता है। तो इनका सेट है, राइट। आई होप आपको ऑर्डर समझ आ गया होगा। हमने शुरू किया है ए से, ठीक है जी। सो ऑर्डर क्या बना, लेट्स फाइंड आउट। हमने कहा था कि ए से हम ओपन कर देंगे, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट, राइट। उसके बाद हमने कहा बी आपका लास्ट सेंटेंस ही होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल। बी से पहले हमने एफ रखा था या ई रखा था? ई है हमारा, ई है और उसके पहले एफ है। सो एफ ई बी का हमने सेट ढूंढ लिया था, और अब बीच में बचे हैं सी और डी। सो ए के बाद सी और फिर डी। ए सी डी एफ ई बी आपका करेक्ट ऑर्डर बन गया, तैयार हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडिया इज अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटीज, कोई शक की बात नहीं है भाई इसमें। पहला ही सेंटेंस बड़ा जेनेरिक सा लग रहा है, तो यही ओपन करेगा। इट इज नॉट रॉन्ग टू कंक्लूड। कंक्लूड वाला तो देखिए ओपन कर ही नहीं सकता, और शायद ये लास्ट सेंटेंस होना चाहिए। कंक्लूजन की बात सीधी आ गई। दीज आर बेस्ड ऑन मेनी रिलीजन्स एंड फेथ्स। अब ये दीज क्या है, तो ये भी ओपन नहीं करेगा। इट इज फर्दर नोटिसेबल, फर्दर, ये देख रहे हैं आप, ये जो कंजंक्शन है, ये कनेक्टर, इसकी वजह से ये भी ओपन नहीं करेगा। इसका मतलब होता है और भी। वी हैव मेनी लैंग्वेजेस, ओके, दीज वराइटीज, हाउ एवर, ये भी नहीं कर सकते, ना ई ना एफ। चलिए एक ने ओपन किया, अब एक के बाद क्या आएगा? इंडिया इज अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटीज। क्या है डाइवर्सिटीज हमारी? शायद ये बहुत सारी लैंग्वेजेस और कल्चर है, ये हो सकती है हमारी डाइवर्सिटीज, राइट, बिल्कुल सही बात। सो ए और ई का आपने बना दिया है पेयर, ऑल राइट। सो हम यहाँ पे कर देंगे ई और ई लिख देते हैं, ठीक है, ओके। वी हैव मेनी languages and our culture includes a great variety of rituals, absolutely। अब सी को देखिए, these, ये these क्या है? these rituals जो सी में है ना, these rituals are based on many religions and faiths। तो जो rituals किसको बोलते हैं यार? जो customs होते हैं, अलग अलग religions में अलग अलग cultures होते हैं, तो उसके हिसाब से वो किस पर बेस्ड होते हैं? ये religions पर बेस्ड होते हैं। तो ए ई सी का सेट क्लियरली हमें नजर आ गया। नाउ डी सेज इट इज फर्दर नोटिसेबल दैट देयर आर मेनी डेटीज। क्या होते हैं? भगवान। सो रिलीजन्स और फेथ्स में डेटीज भी तो होंगे, सो डी इसके बाद आएगा, पेयर हो गया सी और डी, है ना, जहां रिलीजन वहां भगवान। चलिए डी हो गया, इसके बाद आपका एफ और बी, और उसका रीजन क्या है? बी तो कंक्लूड कर ही रहा है यार, देखो हमने क्लियरली लिखा है ना कि कंक्लूड, है ना, और वो बी में ही आ रहा है, तो बी ने कंक्लूड किया। अब बीच में एफ आया, एफ क्यों? क्योंकि बी और एफ ऑलमोस्ट एक जैसी ही बात करें। एफ सेज दीज वैराइटीज, हाउ एवर, इन वैराइटीज के बावजूद हम लोग स्पोर्ट्स में इकट्ठे हैं और यूनाइटेड हैं, अलग नहीं हो पाए, है ना, और इसीलिए इट इज नॉट रॉन्ग, गलत नहीं है टू कंक्लूड कि हम यूनाइटेड हैं इसके बावजूद कि हमारे यहाँ पर बहुत सारी डाइवर्सिटीज हैं।
क्वेश्चन नंबर 3, चलिए, आर सिटीजन्स विल हैव टू लर्न एटलीस्ट वन फॉरेन लैंग्वेज, बिल्कुल ठीक हो गया जी। ओपनिंग सेंटेंस आपको सीधा ही मिल गया है ना। याद कीजिए वो लेसन जो हमने सेंटेंस रीअरेंजमेंट के बेसिक्स का किया था, ये एक ऐसा हो गया मेरा। चलिए एनी हाउ काम चला लीजिए प्लीज। ऑलराइट, सो याद कीजिए वो जब हमने डिस्कस किया था सेंटेंस रीअरेंजमेंट के बेसिक्स क्या होते हैं, ओपनिंग सेंटेंस की क्वालिटीज, याद आया? हाँ बिल्कुल सही, ये वही क्वालिटीज हैं जिनसे हम ओपनिंग सेंटेंस ढूंढ रहे हैं, ताकि अब देखिए सीखा हुआ है ना तो प्रैक्टिस में हमें टाइम नहीं लग रहा। चलिए, सो आर सिटीजन्स एक्सक्यूज मी, आर सिटीजन्स विल हैव टू लर्न एटलीस्ट वन फॉरेन लैंग्वेज, ओपनिंग सेंटेंस आपका तैयार हो गया। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो यार, आपको रीजंस दिखाई देंगे। नॉर इज इट बिकॉज, द रीजन इज नॉट सो। सबसे पहले तो यही आ जाएगा कि रीजन ये नहीं है, कारण ये नहीं है भाई। ई है ना, इसलिए नहीं कि ताकि वो ब्राजीलियंस को कुछ बेच सकें या रीड कर सकें जर्मन मेडिकल बुक्स या ऐसा कुछ, राइट। आगे क्या है, सी को देखिए, इसलिए भी नहीं, पेयर हो रहा है ना, इसलिए भी नहीं, इकट्ठे आ गए। अब नॉर इज इट बिकॉज दे विल गेन सेटिस्फैक्शन, इसलिए भी नहीं। आगे क्या है, एफ को देखिए, इट इज नॉट इवन बिकॉज, यहां तक कि ये भी कारण नहीं है। सो तीनों सेंटेंसेस को पेयर करेंगे आप, रादर सेट बनाएंगे, है ना, इकट्ठे आएंगे ना, तीनों में ये बात हो रही है कि ये रीजन नहीं है। अब एफ भी आपका आ गया। इसके बाद क्या आएगा, इट इज बिकॉज, उल्टा ये कारण है। डी आपका आ गया और फिर आपका रह गया बी, बात खत्म हो गई। बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये भी, है ना। थोड़े से क्लूज लिए हमने, थोड़े कीवर्ड्स पिक किए हैं, दैट्स इट, जॉब्स डन। नेक्स्ट वन, ओके, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। द सोशल डिस्पोजिशंस ऑफ पीपल आर डिस्पीकेबल एंड डम्बफाउंड फिलॉन्थ्रोपिस्ट्स। थोड़ी वोकैब की प्रॉब्लम आ रही है, कोई बात नहीं, मैं आपको मीनिंग्स बता देता हूं। सोशल डिस्पोजिशंस क्या होते हैं, जो सोसाइटी में हमारा बिहेवियर होता है, ठीक है, ऑफ पीपल आर डिस्पीकेबल। अब डिस्पीकेबल क्या होता है भाई, इस शब्द का मतलब ही होता है कोई चीज बहुत बुरी, इतनी बुरी कि उससे नफरत की जा सके। अब ये डम्बफाउंड होता है शॉक हो जाना, शॉक करती है ये चीज। फिलॉन्थ्रोपिस्ट कौन होते हैं, जो बिना अपना कोई फायदे के दूसरों की सेवा या भला करते हैं, उनको फिलॉन्थ्रोपिस्ट कहते हैं। पीपल हु लव ह्यूमन काइंड, राइट। सो लोगों की सोशल डिस्पोजिशंस ऐसी हैं जिनसे नफरत की जा सकती है, जो बहुत बेकार होती है, लोग कई बार बहुत गलत बिहेव करते हैं और इसी से फिलॉन्थ्रोपिस्ट शॉक्ड हो जाते हैं। ये पहले सेंटेंस का मीनिंग आ गया। अब आगे देखते हैं, पेयर करने की कोशिश कीजिए, वही वाली ट्रिक्स अप्लाई कीजिए जो हमने पहले की थी। कॉन्टेक्स्ट को ढूंढिए, टोन को समझिए। अब ये है डिसाइड टू चैलेंज, द डिप्लोरेबल भी डिस्पीकेबल ही होता है, ठीक है जी, सेम मीनिंग है। सोशल स्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी मतलब यार किसी के पास बहुत पैसे, किसी के पास कम। सो दीज ऑफन डिसाइड, कौन, ये दीज कौन है, ये आपका फिलॉन्थ्रोपिस्ट है माय डियर फ्रेंड्स। ये जो शब्द है ये आपके डी का दीज है। सो क्लियरली मेरे पास एक पेयर तो शुरू में ही आ गया, ए और डी का पेयर मुझे नजर आ गया, ठीक है। अब ये कैसे चैलेंज करते हैं, जो सोशल स्ट्रक्चर है ना जिसमें इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, बड़ी सारी अत्याचार है, उसको ये जो फिलॉन्थ्रोपिस्ट होते हैं वो कैसे चैलेंज करते हैं, ये बनाते हैं एनजीओज। और वो है आपका सेंटेंस सी में, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। आप देख रहे हो किस तरह से कनेक्ट हो रहा है, ए डी और सी का सेट क्लियरली नजर आ गया। अब जब एनजीओ बन जाता है तो उसके बाद क्या होता है, सम नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हेल्प करती हैं नीडी एंड डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट पुअर लोग को बोलते हैं, गरीब लोग, ठीक है, उनको फाइट करने में। एडवर्सिटीज क्या होती है, खराब कंडीशंस, सो जो हालात अच्छे नहीं होते उसको एडवर्सिटीज बोलते हैं। तो कुछ एनजीओस हेल्प करते हैं गरीब लोग को कि वो लड़ सकें अपने हालातों से। ई क्या है, देयर एफर्ट्स हाउएवर। अब हाउएवर आपके लिए क्लू है, हाउएवर का मतलब होता है हालांकि, लेकिन उनके जो एफर्ट्स हैं वो हैम्पर्ड, मतलब उसमें ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावट डाल दी जाती है। कैसे, कई बार फैमिलीज ही नहीं मानती लोगों की, लोग कहते हैं कि नहीं नहीं सोशल सर्विस नहीं करनी, अपना फायदा देखो, बिजनेस कर लो, इससे अच्छा दुकान खोल लो। और कई बार सोशल सेटअप यानी सोसाइटी ही उनको सपोर्ट नहीं करती है।
कई बार ऐसा हो जाता है। अब ये हाउएवर आ गया। अब इसके बाद क्या है? ओवरकमिंग द क्विकेटिश नेचर। अब ये क्विकेटिश नेचर क्या होता है यार? क्विकेटिश होता है वो वेदर के लिए ये टर्म इस्तेमाल होता है जिस पर आप विश्वास नहीं कर सकते, जो बार बार चेंज होता है। आगे एक शब्द है इनेफेबल। इनेफेबल का मतलब होता है जो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। उसके बाद एक शब्द है इंट्रिकेसीज। इंट्रिकेसीज होता है कॉम्प्लेक्सिटीज। सो ये सारी कॉम्प्लेक्सिटीज को ओवरकम करना पड़ता है एनजीओज को, लेकिन उनको इंश्योर करना है कि वो लड़ते रहें, प्रेशर के आगे ना झुकें। डोंट एक्सीड टू द प्रेशर। इसका मतलब प्रेशर के आगे ना झुकें ताकि वो आगे बढ़ सके। नहीं तो ये अदरवाइज का मतलब होता है नहीं तो। अब ये बी लास्ट सेंटेंस बन रहा है। बहुत ऐसी पेन है जो कि अलिविएट नहीं हो पाएगी, यानी कि खत्म ही नहीं हो पाएगी। यहां पर भी बी कंक्लूडिंग है और एफ और बी का पेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्लेंस डिस्टॉर्ट्स। थोड़ा वकैब पे भी काम करने की जरूरत है माय डियर फ्रेंड्स। पार्लेंस क्या होता है? पार्लेंस होता है यार वो क्या कहते हैं कि वो क्वालिटी कि जब हम घुमा फिरा के बात करते हैं, जब हम सीधी बात नहीं करते, उसको पार्लेंस कहते हैं। सो पार्लेंस डिस्टॉर्ट्स यानी वो मैसेज को डिस्टॉर्ट, उसको बिगाड़ देती है, मैसेज एज इट इज नहीं छोड़ती है। कंटॉर्ट्स मोड़ देती है, ट्विस्ट करती है और लैंग्वेज को बना देती है नॉटियर। नॉटियर का मतलब जिसमें गांठें होती हैं, जो सीधी समझ में आने वाली बात रहती नहीं है, गांठों वाली बात, मतलब घुमा फिरा के बोलते हैं लोग। ही तो आप आएगा नहीं, बी तो इसके बाद हो नहीं सकता, ठीक है। पार्लेंस कोई इंसान तो है नहीं। ओके, थर्ड, पार्लेंस और पार्लेंस पेयर हो रहा है। द पार्लेंस विद विच ही स्पीक्स गिव्स अ डिफरेंट फ्लेवर टू हिज ऑडिटरी स्किल्स। फ्लेवर एक स्पाइस और ऑडिटरी स्किल्स बोलने वाली स्किल्स। वो कहता है कि जिस पार्लेंस के साथ वो बात करता है उससे ना उसकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है उसमें एक डिफरेंट फ्लेवर ऐड हो जाता है। ये क्वालिटी ऑल्सो मेक्स इट इजियर टू पैरी सर्टन क्वेश्चन। सी और डी का भी पेयर है जी, ए सी और डी का सेट हो गया, ठीक है। ये क्वालिटी फ्लेवर तो देती ही है और क्या करती है? इजी टू पैरी। पैरी मतलब अवॉइड करना कुछ सिग्निफिकेंट क्वेश्चंस। मान लो मैंने इनको पूछ लिया कुछ और ये तो एक्सपर्ट है बात घुमाने में, इन्होंने घुमा दी। ए सी डी का सेट हो गया। मेनी पीपल कैजुअली एंड सम सीरियसली सजेस्ट हिम टू बी अ पॉलिटिशियन। कुछ लोग मजाक में और कुछ सीरियसली उनको सजेस्ट करते हैं कि आप पॉलिटिशियन बन जाओ। क्यों? ऊपर पैरी है ना, पैरी जो करते हैं क्वेश्चन उनको पॉलिटिशियन कहा जाता है। उनको कहा जाता है कि भाई तुझ में है भाई गुण, तुझ में गुण है बातें टालने के, सो तू बन जा पॉलिटिशियन। लेकिन एफ को देखिए, अब एडवाइस जो है उसको वो रिजेक्ट करते हैं, एफ है ना। उसका जो फोकस था रिसीव्ड वाज टू फोकस ऑन शॉर्ट सेंटेंसेस, क्लियर प्रोनाउंसिएशन एंड न्यूट्रल एक्सेंट। और बी वो रिजेक्ट करते हैं सारी एडवाइसेस को, दोनों एडवाइसेस को। दो एडवाइसेस हैं, पेरी के साथ आ गया पॉलिटिशियन बनने का, दूसरी एडवाइस आ गई न्यूट्रल होने की और शॉर्ट सेंटेंसेस की, और दोनों को वो रिजेक्ट करते हैं। बात खत्म हो गई। क्लियर कम्युनिकेशन रखते हैं, वो अपने टीचर के हिसाब से चलते हैं। दैट्स इट, क्वाइट सिंपल। नेक्स्ट वन, हमें रियलाइज करना पड़ेगा कि डिवोर्स इज नॉट अ सिन। अगेन ए ओपन करेगा, बहुत जेनेरिक है ना। सो वेयर शुड आई राइट, मैं स्पेस ढूंढ रहा था। अच्छा सा, चलिए ए ओपन करेगा। वी नीड टू रियलाइज दैट सीकिंग डिवोर्स इज नॉट अ सिन। अगर हम डिवोर्स चाहते हैं तो कोई क्राइम नहीं है, कोई पाप नहीं है, पहली बात। सेकेंड, इट इज ईजी टू जज विदाउट नोइंग द सिचुएशन ऑफ पीपल। ये तो सेकेंड नहीं आना चाहिए इसके बाद, क्योंकि ये कंक्लूड ही कर रहा है। ये तो कंक्लूडिंग वो नहीं होता एक स्टेटमेंट, यार बड़ा आसान है यार जज करना दूसरों को, है ना। इट इज अ कंक्लूडिंग स्टेटमेंट। सी, डिस्पाइट द फैक्ट दैट वी डोंट नो, अगेन ये देयर है इसमें। अब ये देयर कौन है? तो ए के बाद सी तो आना नहीं चाहिए। डी, देयर आर कपल्स हु आर नॉट हैप्पी विद ईच अदर। अब डिवोर्स, इसके लिए बेस क्या है? देयर आर कपल्स। सो ए और हाँ, ए अच्छा लिखा हुआ है हमने पहले, तो हम अब डी भी लिखते हैं। ए और डी का पेयर हो गया जी, ठीक है। देयर आर कपल्स जो एक दूसरे के साथ खुश नहीं है। कुछ ये जल्दी रियलाइज कर लेते हैं और कुछ ये डिसीजन लेट लेते हैं, तो ई, ठीक है। अब whenever they do so we censure them। जब भी वो ये डिसीजन लेते हैं हम करते हैं उनको क्रिटिसाइज। सेंश्योर करना मतलब क्रिटिसाइज करना।
वो एक सामाजिक बैरियर हो जाता ना, हमें लगता हो डिवोर्स, हो वाली जनता है ना हम, है ना। सो चलिए, हमने क्रिटिसाइज किया उनको और हम फेल करते हैं इन एक्सेप्टिंग, हम ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे वो एज अ सोसाइटी, ठीक है। इसके बाद फिर आ जाएगा आपका सी, क्योंकि देखिए ये भी फैक्ट है कि हमें उनकी नुआंसेस होते हैं, डिटेल्स जो सी में लिखा है ना। तो ADEC, सी में हो गया कि उन नुआंसेस हमें पता नहीं, लेकिन हम उनको क्रिटिसाइज करते रहते हैं ना। लुक एट एफ। सो ई के बाद मैंने सी लिख दिया है गलती से, लेकिन ये एफ होना चाहिए। क्यों एफ क्यों होगा? क्योंकि जब वो ये डिसीजन ले लेते हैं, हम क्या करते हैं, उनको क्रिटिसाइज करते हैं। सेंश्योर, देखिए एफ को देखिए, सेंश्योर मीन्स टू क्रिटिसाइज, तो हम उनको करते हैं क्रिटिसाइज। अब इसके बाद सी, अब हमें नुआंसेस तो पता नहीं उनके लाइफ के, नुआंसेस क्या होते हैं यार? नुआंसेस होती हैं डिटेल्स। सो ये थोड़ा गंदा हो गया, मैं दोबारा लिख देता हूँ ये ऑर्डर, राइट। ए, देन डी, देन ई, देन एफ, देन सी। सी में है नुआंसेस ये, और उसके बाद बी। नुआंसेस तो हमें पता नहीं, इसीलिए तो वो कह रहे हैं कि आसान है जज करना दूसरों को। चलिए, इट इज वेरी इजी टू डिफरेंशिएट बिटवीन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर इनकम। फर्स्ट सेंटेंस ही बड़ा जेनेरिक है कि बहुत आसान है लोगों में डिफरेंशिएट करना ऑन द बेसिस ऑफ देयर इनकम, है ना। ये अक्सर कर भी जाते हैं हम लोग, विच इज सो अनफेयर। चलिए, उनको जो ट्रीटमेंट मिलता है उसमें हम लोग अनफेयर हो जाते हैं। एज अ सोसाइटी वी नीड टू बी मोर टॉलरेंट। मोर टॉलरेंट की तो अभी बात हुई नहीं है, ठीक है, तो बी तो आ नहीं सकता एक के बाद। सी, वी डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट पीपल हु आर एट लोअर इकोनॉमिक एक्सेलेंस। ये बिल्कुल हो सकता है। ए के बाद सी, हम लोग क्योंकि ऊपर है ना कि डिफरेंट हो जाते हैं हमारा बिहेवियर, तो जिनके पास पैसे कम है उनके अगेंस्ट हम क्रिटिसाइज या डिस्क्रिमिनेटिव हो जाते हैं। क्रिटिसाइज तो चलिए एक अलग ही डायरेक्शन में चला गया शब्द। चलिए, आर प्रेजुडिस्ड डिस्पोजिशंस मेक लाइफ अ बिगर स्ट्राइफ। हमारी प्रेजुडिस्ड डिस्पोजिशंस, हमारा बायस्ड बिहेवियर उनके लिए एक और चैलेंज पेश करता है। ऑलरेडी वो लाइफ से जूझ रहे हैं। इनऑर्डिनेटली मतलब, ये शब्दों के मीनिंग्स क्या हैं यार? इनऑर्डिनेटली मतलब बहुत ज्यादा। बिसीज्ड, बिसीज होता है जब कोई ना खतरनाक इरादों से आपको सराउंड कर ले, आपको कवर कर ले चारों तरफ। तो जब गुंडे हो चारों तरफ तो आप बिसीज्ड हैं, राइट, बाय हार्डशिप्स। हार्डशिप्स तो होता ही मुश्किल चीजें हैं, ओके, या मुश्किल घड़ी। तो ACD का सेट हो गया। नॉटविथस्टैंडिंग द वेरिड रिस्पॉन्स ऑफ एवरी इंडिविजुअल टू challenges of various kinds, it is to be internalized. Often the circumstances get the better of us. Celebrities with endless money fascinate us. अब दो चीजें हैं। अब ये F को कहाँ हम फिक्स करेंगे? F मैंने अभी तक तो कहीं लिखा है नहीं। अब आप देखें, दो चीजें। अभी तक हम पुअर लोग की बात कर रहे हैं, ठीक है। आर प्रेजुडिस्ड डिस्पोजिशंस मेक लाइफ अ बिगर स्ट्राइफ फॉर देम। डी के बाद हम F रख सकते हैं। सेलिब्रिटीज की, जिसके पास पैसे कम है उसको तो हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं या उसके साथ अच्छे नहीं है, है ना। लेकिन जो सेलिब्रिटीज हैं जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, वो हमें इन्फैचुएट करते हैं, उनके साथ हम अच्छे हैं। अब ई के बाद, सॉरी, एफ के बाद ई आएगा। व्हाट इज द रीजन? ई क्या कहता है कि ये जो वेरिड रिस्पॉन्स है ना लोगों का अपनी सिचुएशन को, अब ये वेरिड रिस्पॉन्स एक्चुअली होता क्या है यार? ये वेरिड रिस्पॉन्स हुआ कि लोग पुअर हो गए, मेहनत की नहीं की, कोई सेलिब्रिटी बन गया, रिजल्ट क्या हुआ? वो जो है वो एक शब्द है इसी सेंटेंस में, अगर आप ई को पढ़ रहे हैं अच्छे से, ये सर्कमस्टांसेस, वो सर्कमस्टांसेस की वजह से होता है और हम ये रियलाइज करते नहीं। इसीलिए हमें ज्यादा टॉलरेंट होने की जरूरत है, रैशनल होने की जरूरत है, लॉजिकल होने की जरूरत है, क्योंकि सर्कमस्टांसेस पे किसी का जोर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, द टर्म फॉर स्पोर्ट्स इन इंडिया इज एक्स्ट्रा करिकुलम। ओपनिंग सेंटेंस ही है इसने। ये जो सारे सेंटेंसेस को अगर आप देखें ना, तो इसमें जो थीम है वो स्पोर्ट्स है और वो इंट्रोड्यूस ए में हुआ है, तो ए तो 100% पहले ही आएगा। इट डज शुड बी को करिकुलर। डज वाला सेंटेंस अक्सर लास्ट होता है, याद कीजिए, हमने डिस्कस कई बार किया है ये, तो ये सेकंड सेंटेंस तो हो नहीं सकता।
Children must be encouraged to strike the right balance between sports and academics. All right. The step motherly treatment. Step motherly treatment कहां से आया? देखिए, F को देखिए. It is sad but a veritable truth that we treat it as ancillary. अब F में जो it है, मैं ये end वाले it की बात कर रहा हूं. ये क्या है? क्या A के बाद F आ सकता है? The term for sports in India is extracurricular. ठीक है. So क्या ये स्टेप मदरली ट्रीटमेंट है? शायद यही स्टेप मदरली ट्रीटमेंट है जिससे लो परफॉर्मेंसेस ओलंपिक्स में एक दो मेडल्स भी आ जाते हैं तो बड़ा शोर मचाते हैं, हम लोग बड़े खुश हो जाते हैं. वी नीड टू टर्न द टेबल्स, दिस. अगर मैं एक के बाद एफ लिख दूं, इट इज सैड, लेकिन एक फैक्ट है, दुखदाई फैक्ट है कि स्पोर्ट्स हमारे यहाँ पर एंसिलरी है. एंसिलरी क्या होता है? एडिशनल. और एक्स्ट्रा करिकुलम भी तो करिकुलर, ये एक टाइपोग्राफिकल एरर है. दिस शुड बी आर. एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं ना हम, आर कर देते हैं इसे. चलिए, एक्स्ट्रा करिकुलर और एफ में क्या है? एंसिलरी. एंसिलरी होता है एडिशनल, राइट? तो जो एक्स्ट्रा करिकुलर है वो एंसिलरी होगा ही, है ना? ए और एफ का पेयर है. एफ के बाद डी. यही स्टेप मदरली ट्रीटमेंट है जिससे ओलंपिक्स में मेडल्स नहीं आते. जो थोड़े बहुत आते हैं उस पे हम ऐसे गुणगान करते हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया. चलिए, ए, एफ और डी का सेट है. अब वी नीड टू टर्न द टेबल्स. हमें इसका उल्टा करना पड़ेगा. और उल्टा क्या करना पड़ेगा? सॉरी, क्या लिख दिया ये मैंने? दिस हैज टू बी ई. ई हो गया जी. चलिए, सो ए, एफ, डी, ई. अब सी. क्या करना पड़ेगा टेबल्स टर्न करने के लिए? चिल्ड्रन को एनकरेज करना पड़ेगा और इट शुड बी को करिकुलर. अब ये सेंटेंस, ये क्वेश्चन ठीक हो गया. ए, एफ, डी, ई, सी, बी. Therefore, the question has been solved. Next question. कितनी apt बात है ना ये. Our world is full of conflicts. We need to balance. बिल्कुल सही. बहुत ही जेनेरिक सेंटेंस है. तो देखिए, कई बार पहले डिस्कस किया है यार कि ओपनिंग सेंटेंस हमेशा जेनेरिक होता है ना? सो ए आपका ओपन करेगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए. ए विल ओपन. चलिए, वी नीड टू बैलेंस ऑल. नो, ऑल क्या है अभी तक हमें मालूम नहीं. दीज में भी कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स. हाँ, शायद कल्चरल हो सकते हैं. चलिए, हो सकता है, ठीक है. आर फैमिलीज पोजेड सर्टन चैलेंजेस. हो सकता है, कल्चर में फैमिलीज भी तो होती हैं. सो ए, सी, डी का सेट हो गया. फैमिलीज एंजेंडर्ड बाय देयर ट्रेडिशनल और इनकोहेरेंट वैल्यूज. एंजेंडर्ड मतलब कॉज. तो अगर मैं ई कर देता हूं, सम ओपिनियंस आर टू बी केप्ट. कुछ रखना है, कुछ छोड़ना है. यही तो बैलेंस है लाइफ का. तो ये एफ बी. बट अभी भी इसमें है एक डाउट. मुझे ये है कि ए के बाद क्या हम डी या ई में से कुछ रख सकते हैं? कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए तो प्रोनाउन दीज है, राइट? बिल्कुल ठीक है. तो सी तो ठीक हो गया इसके साथ. ए और सी तो जेल करते हैं. सी के बाद क्या ई पहले आ सकता है, डी बाद में आएगा, या डी जो हमने किया है वो ठीक है? उसको ट्रीट करते हैं एक बार और अंडरस्टैंड करते हैं. जब हमने कहा फेमिलियल, तो सी के बाद तो डी ही आना चाहिए. फैमिली. फेमिलियल क्या होता है यार? एडजेक्टिव है. जिसको आप लोग बोलते हो ना फैमिली प्रॉब्लम है, वो एक्चुअली फैमिली प्रॉब्लम जैसी कोई टर्म नहीं है अंग्रेजी में. फेमिलियल प्रॉब्लम है, वो एडजेक्टिव है. तो अगर फैमिली का क्रिएट किया हुआ कोई प्रॉब्लम है तो फेमिलियल प्रॉब्लम हुआ वो, राइट? सो सी और डी का पेयर है. तो ऑर्डर बिल्कुल ठीक है. ए, सी, डी, ई, एफ, बी. नेक्स्ट वन. वी नीड टू ब्रिंग आवर किड्स विद गुड वैल्यूज. हमने अपने बच्चों को अच्छी वैल्यूज के साथ पढ़ाना है, ये बड़ा करना है. ये फर्स्ट सेंटेंस है, जो ओपनिंग सेंटेंस. ओके, दिस मस्ट बी कोरॉबोरेटेड. अब दिस क्या है? ये तो अभी शुरू हुआ. नीड टू स्टार्ट विद. इसके बाद टू स्टार्ट ही तो होगा. कैसे करेंगे हम? वी मस्ट नॉट लाई इन फ्रंट ऑफ देम. ए और डी का पेयर है ना? सो ए एंड डी फॉर्म अ पेयर. अब डी के बाद देखते हैं कौन सा सेंटेंस आना चाहिए. टू स्टार्ट विद वी मस्ट नॉट लाई. झूठ बोलना बंद करें सबसे पहले तो, राइट? ओके, दिस मस्ट बी कोरॉबोरेटेड. सपोर्टेड. ये चीज सपोर्ट किसके द्वारा की जानी चाहिए? कि हम अपने टैक्सेस रेगुलरली पे करें. ए, डी और सी.
लोग टैक्सेस बचा जाते हैं, वो भी तो हम गलत शिक्षा देते हैं ना अपने बच्चों को। चलिए, ए, डी और सी का तो सेट हो गया। टैक्सेस के बारे में बच्चों को पता होना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि ये क्यों पे करने जरूरी हैं। नेक्स्ट, द रेवेन्यू कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट इज नीडेड फॉर आवर डेवलपमेंट एज अ नेशन, या फिर वी मस्ट इलस्ट्रेट दैट वी रिस्पेक्ट एंड फुलफिल आवर ड्यूटीज। ई और बी का पेयर है। ई में क्या है, हमें ये इलस्ट्रेट करना है कि रिस्पेक्ट करना है हमें अपनी ड्यूटीज को और निभाना भी है, तभी तो हम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बनेंगे। एफ सी के बाद क्यों आ रहा है, क्योंकि सी में है नो अबाउट इट, तो बच्चों को पता होना चाहिए कि वो टैक्सेस हम क्यों पे करते हैं। द रेवेन्यू कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट रिक्वायर्ड है हमारी डेवलपमेंट के लिए एज अ नेशन। एफ के बाद आपका ई एंड देन यू हैव बी। जॉब्स डन, प्रीटी इजी है ना, ज़्यादा मुश्किल तो था भी नहीं। नेक्स्ट वन, अगर हमें खुशी से रहना है तो हमें रिस्पेक्ट करना पड़ेगा वो वैरायटीज़ को जो लाइफ हमें ऑफर करती है, क्योंकि लाइफ एक जैसी नहीं रहती ना। बहुत वक्त ऐसा भी होता है कि अलग अलग चैलेंजेस लेकर आती है, फिर चैलेंजेस के सॉल्यूशंस भी लेकर आती है। चलिए, ए तो ओपन करेगा जी, बहुत ही जेनेरिक सेंटेंस है, सो नीचे लिख देता हूँ मैं, मेरे पास थोड़ा स्पेस ज़्यादा है नीचे। चलिए, वेरियस फैक्टर्स में पुट अस इन मिजरी समटाइम्स, बेड ऑफ रोजेज एग्जिस्ट ओनली इन ड्रीम्स। ए और डी का पेयर नजर आ रहा है आपको। लाइफ में वैरायटीज हैं, ठीक है, वैरायटी क्या है, बेड ऑफ रोजेज ड्रीम्स में ही होता है, यानी लाइफ में तो वैरायटी है, सब कुछ होगा, लाइफ बेड ऑफ रोजेज नहीं होगा, बात खत्म। ए और डी का पेयर हो गया। अब बेड ऑफ रोजेज यानी खुशी सपने में ही होती है, कई बार तो रियलिटी में मिजरी होती है, तो मिजरी वाला कौन सा सेंटेंस है, मिजरी वाला सेंटेंस है सी। बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो हमें, मिजरी क्या होता है यार, दुख तकलीफ, उसमें भी डाल देते हैं, ठीक है। ई के बाद अब बी बचा है, ई और एफ सी के बाद बचे हैं। चलिए, ए डी सी तो हो गए सेट। Does it has the ability to make us happy when we are in trouble, या फिर our temperamental strength is decisive to bail us out। bail us out, बेल आउट करने का मतलब मुश्किल परिस्थिति से, मुश्किल कंडीशन से, सर्कमस्टांसेस से बाहर निकलना। और मुश्किल परिस्थिति का जिक्र कौन से सेंटेंस में है, सी में, सी और ई का पेयर है। अब मैंने ई लिख दिया, आई एम रियली सॉरी, सी और एफ का पेयर है ना, मिजरी से ही तो बाहर निकलेंगे हम। सो इसको मैं इरेज भी करने की कोशिश करता हूं, रुकिए, हाँ बन गई बात, ए डी सी एफ, राइट। अब एफ के बाद ई और बी। नाउ द सेंटेंस, all the sentences rather have been put in the right order. Next one, it is time we give serious consideration to forestation। ये वो वक्त है जब हमें पेड़ लगाने के बारे में सोचना चाहिए, फॉरेस्टेशन के बारे में सोचना चाहिए। The failing oxygen levels and rising respiratory diseases are ominous signs। ominous signs क्या होते हैं, ominous होता है जो किसी बुरी चीज की तरफ इशारा कर रहा हो। Our lack of seriousness about this has put us in trouble। About what? डी में अबाउट दिस है, ये फॉरेस्टेशन की ही बात हो रही है, ए और डी का पेयर है, ए के बाद डी। नाउन प्रोनाउन पेयरिंग हमारे स्टूडेंट्स को अच्छे से याद होना चाहिए। चलिए, ए और डी का पेयर हो गया जी। अब डी के बाद लैक ऑफ सीरियसनेस अबाउट दिस ने हमें ट्रबल में डाल दिया है, ठीक है। अब फॉलिंग ऑक्सीजन लेवल्स एक डिजीज, एडीसी का पेयर जो कि सी में मेंशन्ड है ना, दीज आर ominous signs। ई क्या कहता है, देयर आर मेनी मोर हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, राइट। सो दोनों में प्रॉब्लम्स की बात हो रही है, रेस्पिरेटरी डिजीजेज है ना, ऑक्सीजन लेवल्स, एंड देन वी हैव ई, मोर डिजीजेज, एंड देन एफ एंड बी। हमें लर्न करना चाहिए क्योंकि हमारा फ्यूचर डिपेंड्स ऑन एनवायरमेंट। वेरी इजी क्वेश्चन yet again। चलिए नेक्स्ट करते हैं। We all find it easy, हाँ बिल्कुल सही, to say that politics has ruined the nation। सबके लिए बड़ा आसान है कहना कि पॉलिटिक्स ने देश को बर्बाद कर दिया है, ठीक है। अब आप बी को तो छोड़ जाइए, बी ने एंड कर दिया सब कुछ। सी को देखिए, we take the easier route of passing comments। शायद
ए के बाद सी कर देते हैं, क्योंकि बात तो सही है, बोलने से ज्यादा कमेंट्स पास करने से इजी तो कुछ नहीं है. इन दिस मैटर वन proverb proves right, easier said than done. ओके, इजी हमने बोल दिया, ठीक है, ACD कर दिया. हम स्विच कर देंगे अगर हमें जरूरत महसूस हुई तो. ACD अभी के लिए मान लेते हैं, आगे चलते हैं. लीस्ट बॉदर्ड आर वी टू एंटर द मड एंड क्लीन. ADC होना चाहिए. मुझे कैसे पता चला? देखिए, A तो ओपन कर रहा है. अब C says we take the easier route of passing comments, और D क्या है? इस मैटर में एक चीज प्रूव होती है कि कुछ भी कहना आसान है, करना मुश्किल है. सो उसी की तो एग्जाम्पल सी में है. अब अगर कहना आसान है तभी तो हम कमेंट्स करते हैं ना. सो ए के बाद अब इसको इरेज करने का आ गया है जी टाइम. ए के बाद आप डी लिखेंगे, फिर सी. डी ने एक्चुअली सी के लिए ग्राउंड प्रिपेयर किया है. ए डी सी इकट्ठा आएगा. सी के बाद क्या आएगा? वी टेक द इजी रूट ऑफ पासिंग कमेंट्स. बिल्कुल वी डू, राइट. लीस्ट बॉदर्ड आर वी, लेकिन हम में से किसी में भी इंटरेस्ट नहीं है कि अगर हमें पॉलिटिक्स गंदी लगती है तो हम उस मड में घुसे और अपने देश के लिए उसको क्लीन करें. एफ क्या है? हमें तभी क्रिटिसाइज करना चाहिए पॉलिटिशियंस को अगर हम अपने कंट्री को एक बेहतर जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं. अदरवाइज किसी को हक नहीं है पॉलिटिशियंस को क्रिटिसाइज करने का, बिकॉज हमारा कंट्रीब्यूशन खुद का भी जीरो है. आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियरली समझ आ गए होंगे. चलिए लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच गए. अब थक गए आप लोग. दिस इज टायरिंग एक्चुअली, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, लेकिन क्या करें यार, प्रैक्टिस के बिना हमारा काम बनेगा नहीं ना. हु डिटर्मिन्स द स्टैंडर्ड्स ऑफ मोरालिटी? ऑलराइट, मोरालिटी क्या होती है कि अच्छा बुरा क्या है, राइट, अच्छाई, उसके स्टैंडर्ड्स कौन डिटर्मिन करता है? क्वेश्चन मार्क है. अब अगर पहले सेंटेंस में ही क्वेश्चन मार्क हो और बाद में उसका आंसर कहीं मिल जाए तो आपको वो ओपनिंग सेंटेंस ही नजर आता है, और ये बात सही भी है. तो ए से ही आई एम सो सॉरी फॉर दैट, ए से ही शुरू करेंगे जी हम, ठीक है. ऑलराइट, देन there are people whose stomachs are packed to capacity, who do not have dearth of money. कनेक्शन लग रहा है सी और डी में. पहले है कि कौन मोरालिटी के स्टैंडर्ड सेट करता है? जिन लोगों के पेट भरे हुए होते हैं ऊपर तक, पैक्ड टू कैपेसिटी, जिनको पैसे की कमी नहीं है. डी, ए सी और डी का सेट है. दे रूल अदर्स विद ग्रेट अथॉरिटी. उन्हीं के पास अथॉरिटी है लोगों को रूल करने की. दे एक्सरसाइज देयर पावर. जब वो अथॉरिटी यूज करेंगे तो पावर भी यूज करेंगे, है ना. और इसीलिए, क्योंकि पावर है उनके पास, इसीलिए द इजीएस्ट थिंग टू डू इज टू जज अदर्स. चलिए, मुझे उम्मीद है सारे क्वेश्चंस आपको क्लियरली समझ आ गए होंगे. यार अगर नहीं आए ना तो कमेंट बॉक्स में हमें लिखिए, हम आपको समझाएंगे. कोई डाउट हो, गेट इन टच विद अस. लेकिन ऐसे नहीं छोड़ देना कि चल यार आ गया नहीं आ गया नहीं आया. मतलब वो जो एटीट्यूड होता है ना, वो फेर कर लांगे यार, हो जाऊगा यार, ठीक है चली जाता काम, वो एटीट्यूड प्लीज नहीं रखिएगा, क्योंकि कंपेटिटिव एग्जाम्स हैं यार. तुम्हारी ना जिंदगियां बननी है इससे. ऐसा गल मानते हो ना यार, है ना. जे तुसी जिंदगी बनानी है तो फिर मेहनत तो करनी पड़ेगी. तो मेहनत सिर्फ ਤੁਹਾਡੀ नहीं हैगी, वो साडी भी हैगी है ना. सो अगर आपको कुछ भी क्लियरली समझ नहीं आता, कोई डाउट रह गया है, या आप चाहते हैं कि हम दोबारा कुछ प्रैक्टिस कराएं, जो मर्जी, जो भी आपकी डिमांड है, प्लीज फील फ्री. हम लोग हैं आपके लिए. ठीक है जी. विद दीज वर्ड्स, दिस इज डॉक्टर विकास कुमार. आई एम गोइंग टू टेक योर लीव नाउ. बहुत जल्द फिर मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ और पढ़ाई करेंगे फिर. टेक केयर, बाय बाय.